Okay, good afternoon, everyone. Today we are going to study emotional maturity skill developed by Yashvir Singh and Mahesh Bhargav. Okay, okay. I apologize in advance for my voice. I'm getting over a cough, so please bear with me. So this skill is widely used in psychology, practical to assess a personal emotional maturity level. Okay, today we are going to discuss about dimensions of emotional maturity, interpretation, scoring, and practical assessment. Okay, this is the introduction of emotional maturity skill. ये क्या बता रहा है? एबिलिटी टू अंडरस्टैंड मैनेज एंड एक्सप्रेस इमोशंस अप्रोप्रिएटली, कि हम कैसे कुछ समझते हैं, मैनेज करते हैं और अपने इमोशंस को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन एक्सप्रेस करते हैं. इमोशनली मैच्योर इंडिविजुअल क्या शो करते हैं? बैलेंस, कंट्रोल एंड अडेप्टेबिलिटी एंड पेशेंस. उनमें ये सारी चीज होती है. बैलेंस होता है, उनमें पेशेंस होता है, सुनने का, समझने का, बोलने का. ठीक है, तो इमोशनल मैच्योरिटी मीन्स व्हाट? इट मीन्स हैंडलिंग अवर इमोशंस इन अ बैलेंस्ड एंड रियलिस्टिक मैनर एंड इन अ हेल्दी वे. इमोशनली मैच्योर पर्सन कभी भी क्या नहीं शो करेगा? डज नॉट रिएक्ट इम्पल्सिवली. कभी भी इम्पल्सिवली रिएक्ट नहीं करेगा, बल्कि वो कामली और थॉटफुली सोच समझ के ही रिस्पॉन्स करेगा. इमोशनली इमेच्योर पर्सन कैसा होता है? जो कि इंस्टेबिलिटी शो करता है, जो डिपेंडेंट होता है, इनसिक्योर होता है और इम्पल्सिव होता है. ठीक है, उनमें मूड स्विंग्स देखे जाएंगे, उनकी फीलिंग्स पे उनका कंट्रोल नहीं होगा, पुअर कंट्रोल ओवर फीलिंग्स. वो डिपेंडेंट रहेंगे दूसरों पे. उनमें इनसिक्योरिटी एंड डिफिकल्टी इन एडजस्टिंग सोशली. उनमें इनसिक्योरिटी होगी और वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाएंगे. ठीक है, सो इमोशनल मेच्योरिटी इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ अवर पर्सनैलिटी. इमोशनल मेच्योरिटी हमारी पर्सनैलिटी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. मेंटल हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है, रिलेशनशिप्स एंड ओवरऑल फंक्शनिंग. ये स्किल हेल्प करेगी कि हम इमोशनली मेच्योर पर्सन कितना है, उसमें कितनी मेच्योरिटी है, इमोशनली वो कितना समझदार है, ये सब हम मेजर कर सकेंगे इस स्किल के हेल्प से. ठीक है, ओके. यहाँ पे डिस्क्रिप्शन है इस टेस्ट का. द इमोशनल मेच्योरिटी स्केल वाज डेवलप्ड इन 1990 to assess emotional maturity level. It is a self report questionnaire. ये एक सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर है. सेल्फ रिपोर्ट क्वेश्चनर का मतलब क्या है? इट मीन्स जो पार्टिसिपेंट है वो अपने आप से सारे आंसर देगा. पार्टिसिपेंट आंसर द आइटम्स themselves. ओके, दिस स्किल कंटेन 48 स्टेटमेंट्स एंड इट्स सुटेबल फॉर इंडिविजुअल ऑफ लाइक adolescent एंड adult 15 और 16 years एंड above पे हम ये स्केल अप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे डायमेंशन है इस स्केल के, किस किस लेवल पे हम इमोशनल मेच्योरिटी मतलब इमोशनल मेच्योरिटी चेक करेंगे. इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल प्रोग्रेशन, सोशल एडजस्टमेंट, पर्सनालिटी इंटीग्रेशन, इंडिपेंडेंस. ये सब एक पर्सन में है, कितने लेवल पे है, ये सब हम चेक करेंगे. तो इसका रिस्पॉन्स फॉर्मेट कैसा है? 5 पॉइंट लिकर्ट स्केल पे है. मतलब 5 ऑप्शंस रहेंगे, अल्टरनेटिव ऑप्शंस रहेंगे, उसमें से चूज करना रहेगा. इसके अलावा हायर स्कोरर मोर इमेच्योरिटी. जितना ज्यादा स्कोर आएगा उतनी ज्यादा इमेच्योरिटी होगी उस पर्सन पे. हम इसे कैसे एडमिनिस्टर कर सकते हैं? इंडिविजुअली और ग्रुप में भी अप्लाई कर सकते हैं. पर्पस ऑफ इमोशनल मेच्योरिटी स्केल. अब इस स्केल का पर्पस क्या है? तो मेन पर्पस क्या है कि हम इमोशनल मेच्योरिटी को मेजर करें. ये हेल्प करेगा किस चीज में? इमोशनल इंस्टेबिलिटी है, रिग्रेशन है, माल एडजस्टमेंट है क्या पर्सन में, ये सब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे. किसके थ्रू? ये जो डायमेंशन है ना 5, इनके थ्रू. ये एजुकेशन, काउंसलिंग और रिसर्च में हेल्पफुल है. तो इट हेल्प्स अंडरस्टैंड वेदर अ पर्सन इज इमोशनली स्टेबल और नॉट, मैच्योर और इमेच्योर. ओके, इसके अलावा इट ऑल्सो आइडेंटिफाइज इमोशनल प्रॉब्लम सच एज इंस्टेबिलिटी, रिग्रेशन एंड डिफिकल्टी इन सोशल एडजस्टमेंट. सोशल एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी यानी उसमें माल एडजस्टमेंट है. ये हेल्पफुल है टीचर्स के लिए, काउंसलर्स के लिए एंड साइकोलॉजिस्ट यूज दिस टूल टू प्लान इंटरवेंशंस एंड गाइड इंडिविजुअल टुवर्ड बेटर इमोशनल डेवलपमेंट. इस टूल को यूज करते हैं काउंसलर्स ताकि पर्सन में इमोशनल डेवलपमेंट करा सकें. सब में इमोशनली डेवलपमेंट, सब पर्सन इमोशनली डेवलप नहीं होते हैं. अब ये डायमेंशन को हम थोड़ा शॉर्ट में क्विकली समझते हैं. इमोशनल स्टेबिलिटी क्या है? जिस पर्सन में इमोशनल स्टेबिलिटी नहीं है वो कैसा होगा, उसमें कैसे कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे? तो जो इमोशनली अनस्टेबल पर्सन है, जिसमें स्टेबिलिटी की कमी है, वो कैसे होंगे? डिफिकल्ट इन कंट्रोलिंग इमोशंस, फ्रिक्वेंट मूड चेंजेस. उसमें इमोशंस कंट्रोल करने में प्रॉब्लम आएगी और उसमें मूड चेंजेस बहुत जल्दी जल्दी दिखेंगे. इमोशनल प्रोग्रेशन नहीं है किसी पर्सन में, तो यानी कि वो अपनी एज के हिसाब से, एज के अकॉर्डिंग वो प्रोग्रेस नहीं कर पाया है, यानी उसका चाइल्डिश बिहेवियर होगा, वो डिपेंडेंट होगा दूसरे पर्सनों पे. ठीक है, वो प्रॉब्लम्स फेस नहीं कर पाएगा. चाइल्डिश बिहेवियर, डिपेंडेंसी, इनएबिलिटी टू फेस प्रॉब्लम्स. सोशल एडजस्टमेंट,
पॉइंट से समझ आ रहा है कि वो सोशली एडजस्ट नहीं कर पा रहा है, फिट इन नहीं हो पा रहा है लोगों के बीच, है ना, उसको नई नई सिचुएशंस कैसे हैंडल करनी है उसे नहीं आता, डिफिकल्टी फिटिंग इनटू सोशल सिचुएशंस, विथड्रॉल कर लेगा, विथड्रॉल और कॉन्फ्लिक्ट। इसके अलावा पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन है। पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन यानी कि अपने बिहेवियर और और इमोशंस के बीच वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रहा है, यानी कि वो सोच कुछ रहा है, कर कुछ रहा है और फील कुछ और ही कर रहा है। अगर ये सब वो इनमें इन तीनों में अगर वो कोऑर्डिनेट कर पा रहा है और उसमें बैलेंस है, थॉट बिहेवियर और इमोशंस में उसके बैलेंस है, तो वो पर्सनैलिटी उसकी पर्सनैलिटी इंटीग्रेटेड है। लेकिन अगर इनमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, मतलब डिफरेंट डिफरेंट काम कर रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, फील पता नहीं क्या ही कर रहे हैं, तो पर्सनैलिटी डिसइंटीग्रेशन है, लेक ऑफ कोऑर्डिनेशन बिटवीन थॉट्स बिहेवियर एंड इमोशंस। इसके बाद इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस से क्या पता चल रहा है कि वो अपने काम अ, खुद से सोच समझ के कर पा रहा है कि नहीं, या फिर हर वक्त किसी के पास जाके पूछ रहा है क्या मैं सही कर रहा हूँ, क्या ये करना सही रहेगा, हर डिसीजन के लिए किसी ना किसी का उसको सपोर्ट चाहिए, अप्रूवल चाहिए, तो वो उसमें इंडिपेंडेंस की कमी है, लेक ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, तो इंडिपेंडेंस क्या बता रहा है कि वो किस पे रिलाय कर रहे हैं, अदर फॉर डिसीजन, सपोर्ट एंड अप्रूवल। ये सारे डायमेंशंस क्या बता रहे हैं, टुगेदर दीज 5 एरियाज गिव अस अ कंप्लीट पिक्चर ऑफ इमोशनल मैच्योरिटी। इसके बाद है, इसके थोड़े से हम कैरेक्टर्स देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या बता रहे हैं, एक मिनट। इमोशनल स्टेबिलिटी के कैरेक्टरिस्टिक क्या हो गए, फ्रिक्वेंट मूड स्विंग्स हो रहे हैं पर्सन में, इरिटेबिलिटी है, एंगर आउटबर्स्ट है, एंजाइटी है, ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, छोटी छोटी इश्यूज में बहुत ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो इमोशनली इंस्टेबल है। ठीक है, जैसे कि कोई स्टूडेंट है, वो बहुत ज्यादा गुस्सा दिखा रहा है, अगर कोई इसे करेक्ट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल टीचर ही करेक्ट कर रहा है, तो वो ये सहन नहीं कर पा रहा है, यानी वो इमोशनली इंस्टेबल है कि मुझे कोई गलत कह रहा है तो कैसे कह रहा है। स्टूडेंट गेट्स एक्सट्रीमली एंग्री व्हेन अ टीचर करेक्ट देम। या फिर कोई बच्चा है जो बच्चा नहीं, कोई फ्रेंड मान लेते हैं, जो कि रोना शुरू कर दे रहा है या फिर चिड़चिड़ा रहा है कि मेरे मैसेज का रिप्लाई कैसे नहीं किया इनने, और इतना टाइम क्यों लग रहा है किसी को मेरे मैसेज को रिप्लाई देने में, तो उसमें इमोशनल इंस्टेबिलिटी है। ठीक है, a friend does not respond to a message, then he become anxious. A person become anxious in small situations, कोई भी छोटी मोटी situations में ही वो anxious फील कर रहा है। इसके अलावा इमोशनल प्रोग्रेशन, अगर ये किसी पर्सन में नहीं है, तो उसमें कॉन्फिडेंस की कमी होगी, वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज को अवॉइड करेगा, वो ये चाहेगा कि कोई और मेरे लिए प्रॉब्लम सॉल्व कर दे। ठीक है, और अपने एज से, एक्चुअल एज से वो यंगर फील करता होगा या एक्ट करेगा। जैसे कि अ, कोई भी 20 ईयर का पर्सन है, वो कह रहा है मैं इसको दोस्त बनाऊं कि नहीं बनाऊं, मुझे ये करियर चूज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो मल्टीपल लोगों से जाके पूछ रहा है, तो इसमें इमोशनल रिग्रेशन है, इमोशनल प्रोग्रेशन की कमी है। सोशल एडजस्टमेंट, ये फिट इन नहीं कर पा रहे हैं नए नए ग्रुप में, इनमें कम्युनिकेशन स्किल्स की कमी है, ये लोगों से बात नहीं कर पाते नए नए लोगों से। ठीक है, तो सोशली एडजस्ट नहीं कर पाते हैं। कोई भी पर्सन अवॉइड कर रहा है ग्रुप एक्टिविटीज को, ये सोचे कि ये लोग मुझे जज करेंगे, तो ये क्या बता रहा है, सोशल एडजस्टमेंट की कमी। अ पर्सन अवॉइड ग्रुप एक्टिविटीज बिकॉज दे फील जज्ड। पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन क्या बता रहा है, पर्सनैलिटी इंटीग्रेशन ये बताता है कि कोई भी पर्सन क्या फील कर रहा है और क्या सोच रहा है और क्या बिहेव कर रहा है, उसमें कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है, या कोऑर्डिनेशन बन रहा है तो इंटीग्रेशन, नहीं बन पा रहा है तो डिसइंटीग्रेशन। ठीक है, एक स्टूडेंट हर बार कुछ ना कुछ भूल जा रहा है, मतलब एग्जाम के दौरान वो इतना पैनिक हो जाता है कि वो सब कुछ भूल जाता है जो भी वो पढ़ के गया है, तो इसमें इमोशनल इंटीग्रेशन नहीं है, जरा सा पैनिक हुए नहीं कि सब कुछ दिमाग से खाली हो गया। स्टूडेंट फॉरगेट्स एवरीथिंग ड्यूरिंग एन एग्जाम ड्यू टू पैनिक। या फिर वो छोटी मोटी सिचुएशंस पे भी डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज इंडिपेंडेंस। इंडिपेंडेंस में क्या हो गया कि ये इनमें सेल्फ रिलायंस की कमी है, ये रिजेक्शन से डरते हैं जिनमें इंडिपेंडेंस नहीं है। ठीक है, डिफिकल्टी है, उनको डिसीजंस नहीं ले पाते हैं, अगर वो इंडिपेंडेंट है तो डिसीजन भी ले लेगा, रिजेक्शन से नहीं डरेगा, उनमें मोटिवेशन रहेगा कि हाँ मुझे करना है, मैं कर सकता हूँ अकेले, मुझे किसी के मतलब जरूरी नहीं कि मुझे किसी की जरूरत ही पड़े, है ना। लेकिन अगर इंडिपेंडेंस की कमी है तो वो ये सब काम अकेले नहीं कर पाएंगे, उन्हें कोई ना कोई चाहिए। जैसे कि कोई कॉलेज स्टूडेंट है, वो डिसाइड नहीं कर पा रहा है छोटी मोटी चीजों के बारे में कि कैसे मैं कौन सा सब्जेक्ट चूज करूँ, कौन से कपड़े चूज करूँ, किसे फ्रेंड बनाऊं किसे नहीं बनाऊं, शुड आई डू दिस शुड आई डू दैट, ये लोगों से पूछते रहेंगे। ठीक है, ये डायमेंशन हो गया। अब इसका रिस्पॉन्स पैटर्न क्या है, तो ये 5 पॉइंट स्केल है, जैसे कि मैंने बताया, इसमें 5 अल्टरनेटिव ऑप्शन है, वेरी मच, मच, अनडिसाइडेड, प्रोबेबली एंड नेवर। दिस स्केल यूज ऑफ 5 पॉइंट रेटिंग मेथड, द ऑप्शंस आर दिस। इसके अलावा ईच रिस्पॉन्स क्या कैरी कर रहा है, न्यूमेरिक वैल्यू फ्रॉम 5 to 1।
हर एक रिस्पॉन्स में 5 to 1 की वैल्यू होगी। हायर स्कोर क्या इंडिकेट करेगा, जितना ज्यादा स्कोर आएगा जिस डायमेंशन में, वो उस डायमेंशन का मेच्योरिटी लेवल बताएगा। पार्टिसिपेंट चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट डिस्क्राइब देयर टिपिकल बिहेवियर और इमोशनल एक्सपीरियंसेस, जो भी उन्होंने एक्सपीरियंस किया है, जो भी वो सोचते हैं समझते हैं, उस हिसाब से वो चूज करेंगे। जितने ज्यादा स्कोर उतनी ज्यादा इमेच्योरिटी होगी स्कोरिंग में। तो ये स्कोर्स क्या बता रहे हैं, ये बहुत सिंपल तरीके से डिस्क्राइब किए गए हैं। ईच रिस्पॉन्स इज स्कोर्ड ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 5। ये सारा फिर हम समअप करेंगे, जैसे ही 1 to 5 ये स्कोर देने के बाद हम सब कुछ समअप कर लेंगे। फिर जो हमारे सारे डायमेंशंस का टोटल आएगा उसके हिसाब से हम मेच्योरिटी लेवल बताएंगे। ठीक है। और जितना स्कोर हाई होगा उतनी इमोशनल इमेच्योरिटी होगी। ठीक है। जितना हाई स्कोर उतना इमेच्योरिटी है पर्सन में। We add the scores of all the items under each dimension. Then we add all 5 dimensions scores to get total emotional immaturity scale. Sorry, total emotional maturity scores. A high total scores means the person is emotionally immature. और low score का मतलब while a low score means emotionally mature people. Interpretation कैसे करेंगे? 50 से 240 के बीच हमारे scores आएंगे। ठीक है। और जिस भी रेंज में जो स्कोर आ रहा है उस हिसाब से हम बताएंगे, जैसे कि जितना हाई स्कोर था उतना इमोशनल इमेच्योर थी, एक्सट्रीमली इमोशनली इमेच्योर। 107 to 240 रेंज के बीच एक्सट्रीमली इमोशनली इमेच्योर पर्सन है। इसके 89 to 106 इमोशनली मेच्योर, सॉरी यहाँ इमेच्योर होना चाहिए। 89 से 106 के बीच इमोशनली इमेच्योर है। मैं इसको अच्छे से कर, क्या है इमोशनली इमेच्योर। फिर 81 से 88 के बीच मॉडरेटली इमोशनली मेच्योर है, और 50 से 80 के बीच एक्सट्रीमली इमोशनली मेच्योर है। ठीक है। इसके बाद यूजेस क्या है इस टेस्ट के, तो ये द इमोशनल मैच्योरिटी स्केल इज यूज्ड इन वेरियस पर्पसेस में यूज होता है, जैसे कि पर्सनालिटी असेसमेंट करने के लिए, काउंसलिंग एंड गाइडेंस टू आइडेंटिफाई इमोशनल इश्यूज। ओके। और काउंसलिंग में थेरेपेटिक प्लानिंग्स में काउंसलिंग की थेरेपेटिक प्लानिंग्स में भी यूजफुल है ये स्केल। इसके अलावा इमोशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स में, ताकि हम बिहेवियर पैटर्न समझ पाए, अंडरस्टैंडिंग बिहेवियरल पैटर्न्स, रिसर्च पर्पसेस इन साइकोलॉजी। तो ये टूल वाइडली यूज होता है इमोशनल स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को देखने के लिए। इसमें भी कुछ लिमिटेशंस हैं। हर एक टेस्ट में कोई ना कोई साइकोलॉजिकल टेस्ट में कुछ ना कुछ लिमिटेशंस होती हैं। तो नो साइकोलॉजिकल टेस्ट इज परफेक्ट एंड द इमोशनल मैच्योरिटी स्किल आल्सो हैज सम लिमिटेशंस लाइक सेल्फ रिपोर्ट बायस। सेल्फ रिपोर्ट बायस क्या बता रहा है, यानी कि क्योंकि ये सेल्फ रिपोर्ट टूल है, तो कुछ पार्टिसिपेंट होते हैं जो सोशली डिजायरेबल होने के लिए ऑनेस्टी से आंसर नहीं देते हैं। वो क्वेश्चन रीड करके ऐसे आंसर देंगे जो कि उनकी इमेज अच्छी बनाए, या उनकी वो ऑनेस्टली मतलब जो भी वो फील करते हैं वैसा आंसर देने के बजाय जो उनको ज्यादा सही लगेगा, सुटेबल लगेगा, जो उनकी इमेज पे ना आए, तो वो वैसा रिस्पॉन्स कर देते हैं। तो ये सेल्फ रिपोर्ट बायस हो जाता है। सम पार्टिसिपेंट में रिस्पॉन्ड इन सोशली डिजायरेबल वेज इंस्टेड ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, तो ये सेल्फ रिपोर्ट बायस शो कर देता है। कल्चरल फैक्टर्स आ जाते हैं। कल्चरल फैक्टर कैन ऑल्सो इन्फ्लुएंस हाउ इमोशंस आर एक्सप्रेस्ड। इसके अलावा शुड बी यूज्ड विद अदर टेस्ट फॉर एक्यूरेसी। अब एडिशनली एक टेस्ट के अकॉर्डिंग तो हम सब कुछ बता नहीं सकते हैं, है ना। इसके साथ कुछ और टेस्ट भी लगाने चाहिए। सिर्फ एक किसी भी टेस्ट के बेसिस पे आप ये नहीं बता सकते कि ये पर्सन इमोशनली इमेच्योर है। इसके साथ साथ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो एक टेस्ट नहीं लगाते, वो मल्टीपल टेस्ट लगाते हैं और इंटरव्यू भी लेते हैं, ताकि वो इन डेप्थ थोड़ा समझ पाए, है ना। तो one test alone cannot give a full picture, so it should be used along with other assessment and interviews. If you guys like this class, please let me know. Then I'll put scoring and interpretation video as well. So thank you so much.